नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रोहित नेहरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज चर्चा करेंगे मूल अधिकार की। अगला टॉपिक आप लोग डाल लेंगे मूल अधिकार। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इधर देखिएगा सारे बच्चे, मूल अधिकार। आज का टॉपिक है मूल अधिकार। कल हमने देखे थे संविधान के स्रोत, तो आप लोग मुझे बताओ मूल अधिकार कहाँ के संविधान से प्रेरित हैं, या हमने कहाँ के संविधान से मूल अधिकारों को लिया या ग्रहण किया। कल ही बताया हम लोगों ने, कल ही देखा था पर भूल गए, वापस से याद करा रहा हूँ। इधर देखो, मूल अधिकार, देखो ऐसे कैसे याद करेंगे, ऐसे अधिकार और ऐसे अमेरिका, ऐसे अधिकार और ऐसे अमेरिका। तो मूल अधिकार जो हैं वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं या अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किए गए हैं। ठीक है भाई। अब देखो, जो मूल अधिकार है, मूल 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 इसलिए कहा कि इनको मूल संविधान में स्थान दिया गया। मूल अधिकार इनको इसलिए कहा गया कि जब संविधान का निर्माण किया गया था, उस मूल संविधान में इनको जोड़ा गया था या मूल संविधान में इनको स्थान दिया गया था। और मूल संविधान में इनको संविधान के भाग 3 में, मूल अधिकारों को संविधान के भाग 3 में जोड़ा गया। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं और ये अधिकार मूल संविधान में जोड़े गए जब संविधान बनाया गया, और संविधान के भाग 3 में जोड़े गए। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अमेरिका में मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारे संविधान का जो भाग 3 है, भारत के संविधान का भाग 3 है जिसमें मूल अधिकारों का उल्लेख है, उस भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। रीट 2017 में पूछा गया सवाल था कि संविधान का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है, तो आंसर क्या कर देंगे, संविधान का मैग्ना कार्टा भारत के संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। देखिएगा, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। मूल संविधान के अंदर 7 मूल अधिकार थे और उनमें से एक मूल अधिकार को हटा दिया गया है। 7 मूल अधिकार थे जिनमें से एक मूल अधिकार को हटा दिया गया है। तो कितने बचे भाई, वर्तमान में 6 मूल अधिकार बचे हैं। 7 में से एक अधिकार को हटा दिया जाए तो कितने बचे, 6। अब देखिएगा, संविधान के अंदर जो भी कोई चीज हटाई जाएगी या कोई नई चीज जोड़ी जाएगी, वह संविधान में संशोधन करके करी जाएगी। चाहे तो किसी चीज को उसमें शामिल करो या किसी चीज को उसमें से हटाओ। तो 7 में से एक घटा दिया गया, मतलब बचे कितने, 6। तो जो घटाया गया है वो संविधान में संशोधन करके घटाया गया होगा। और 2 संविधान संशोधन हमारे बड़े काम के हैं, बार बार हमारे साथ चलेंगे, बार बार मैं उनका जिक्र करूंगा। इधर देखो, उन दोनों संविधान संशोधनों को याद करते हैं। एक संशोधन है 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, और एक संशोधन है 44वां संविधान संशोधन। ये दोनों संशोधनों का जिक्र बार बार मैं करता रहूंगा और इन दोनों संशोधनों को हमको याद करना है। देखिएगा, जिस प्रकार से गणित में कॉमन लेते थे वैसे इसमें भी 197 कॉमन ले लो। याद करने हम लोगों को, गणित में कॉमन लेते थे वैसे 197 कॉमन ले लेते हैं। 4 और 2 कितने होते हैं, 6। तो यहाँ लिख दो 6। इसका मतलब 42वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1976 में। 4 और 4 कितने होते हैं, यहाँ लिख दो 8। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1978 में। तो देखिएगा, जो एक मूल अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। जो मूल अधिकार हटा है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाया गया है। और वह अधिकार था संपत्ति का अधिकार। देखिएगा, एक अधिकार को हटा दिया यहां से, और वो हटने वाला अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया। इसलिए हटाया गया, मोरारजी देसाई सरकार में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 हुआ। उसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा करके संपत्ति के अधिकार को बनाया गया कानूनी अधिकार। अब इसको मूल अधिकारों से हटा करके क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया
कानूनी अधिकार। तो मूल अधिकार नहीं है आज हमारा संपत्ति का अधिकार, आज हमारा कानूनी अधिकार है। यानी कि पहले संपत्ति का विदोहन किया जा रहा था, लोग संपत्ति को इकट्ठा कर रहे थे, लोग टैक्स की चोरियां कर रहे थे। यानी मान लो हमारा मूल अधिकार है, हम कितनी भी प्रॉपर्टी रखेंगे तो हमारी कोई जांच ही नहीं कर सकता कितनी प्रॉपर्टी रखेंगे हम तो अब हम 2 नंबर के पैसे को कहाँ डाल देंगे, प्रॉपर्टी में डाल देंगे, टैक्स को चोरी कर लेंगे, टैक्स भरेंगे नहीं तो इसको गवर्नमेंट को नुकसान है। और संपत्ति को इकट्ठा करेंगे, और किसी भी चीज को इकट्ठा करते हैं तो उसका होता है विदोहन, तो संपत्ति का विदोहन किया जा रहा था, इसलिए इसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया और क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मान लो, माना, केवल मानना है, माना मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, माना मेरे पास कितना रुपया है, 1 करोड़ रुपया, मैंने 1 करोड़ रुपया अर्ज किया, कमाया है। अब उस 1 करोड़ रुपए में से मुझे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना होगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट की मान लो 20% की या 30% की जो भी रेट है वो रेट गवर्नमेंट को दे दी। उसके बाद मान लो मेरे पास 80 लाख रुपए बचे, 20% 20 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया, 80 लाख रुपए मेरे पास बचे। अब ये 80 लाख रुपए मेरे हैं, अब ये मेरा कानूनी अधिकार है। अब इसमें मैं प्रॉपर्टी लूं, सोना लूं, गाड़ी लूं, मकान लूं, भवन लूं, कुछ भी लूं, ये 1 नंबर का पैसा है। यानी देसी भाषा में बोलें तो 2 नंबर में प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, 1 नंबर में प्रॉपर्टी रख सकते हो। यानी गैर कानूनी तरीके से संपत्ति नहीं रखी जाएगी, संपत्ति कानून के दायरे में कितनी रखो, संपत्ति कितनी भी रख सकते हो पर कानून के दायरे में, कानून में पता होना चाहिए, गवर्नमेंट की नजर में वह आपकी संपत्ति होनी चाहिए। अब मूल अधिकारों से हटा करके क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था और इस वर्तमान में इसको कर दिया गया अनुच्छेद 300 क में। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को कहां कर दिया गया है, अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। तो 7 में से 1 अधिकार चला जाए तो अधिकार कितने बचे हैं, अधिकार बचे हैं 6। यानी वर्तमान में भारत के नागरिकों के कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मूल इसलिए कहा, मूल संविधान में इनको स्थान दिया गया। अधिकार, मूल अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स भी बोला जाता है। ये वे अधिकार होते हैं जिनके अभाव में या जिनके बिना एक व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता है। यह एक इंडिविजुअल व्यक्ति का सर्वांगीण विकास मूल अधिकारों के अभाव में संभव ही नहीं है। जैसे मान लो बोलने का ये अधिकार नहीं हो, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो, तो क्या मैं यहां अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता? यदि शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो क्या आप लोग सब शिक्षा ग्रहण कर रहे होते? जीने का अधिकार नहीं होता तो क्या हम जी रहे होते? यानी कि यदि इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होता तो क्या कोई भी व्यक्ति राजनेता बन सकता था? यानी कि हमको हमारा सर्वांगीण विकास, हमारा जो भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक जितना भी विकास करना है उसके लिए मूल अधिकार अति आवश्यक हैं। ये हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो वर्तमान में कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। कौन संविधान के कौन से भाग में है? संविधान के भाग 3 में है। संविधान के कौन से भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार प्रारंभ में कितने थे? 7। एक को हटा दिया गया है। किसको हटा दिया? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार में इसको हटा दिया गया है। एक बार आप इतना लिखो, फिर उसके बाद आगे 6 अधिकार है उनकी चर्चा करते हुए चलते हैं। हेडिंग डालो मूल अधिकार। मूल अधिकार, ठीक है भाई, लिखो। इन्हें मूल अधिकार इसलिए कहा गया, इन्हें मूल अधिकार इसलिए कहा गया क्योंकि मूल अधिकार इसलिए कहा गया क्योंकि इन्हें मूल संविधान में स्थान दिया गया। क्योंकि इन्हें मूल संविधान में स्थान दिया गया। क्योंकि इन्हें मूल संविधान में स्थान दिया गया। ठीक है भाई, आगे लिखो।
मूल अधिकारों के अभाव में, मूल अधिकारों के अभाव में एक व्यक्ति का, मूल अधिकारों के अभाव में एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, मूल अधिकारों के अभाव में एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। मूल अधिकारों के अभाव में एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, या एक व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे लिखो। मूल अधिकार, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। आगे लिखो। मूल अधिकारों का उल्लेख, मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में, मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से, मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ठीक है, नोट लगाओ, एक नोट लगा के लिखेंगे। देखो, भारतीय संविधान के भाग 3 को, भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को, भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे लिखो। मूल संविधान में, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से हटाकर, मूल अधिकारों में से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो पहले कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो पहले अनुच्छेद 31 में था, जो पहले अनुच्छेद 31 में था, वर्तमान में, जो पहले अनुच्छेद 31 में था, वर्तमान में अनुच्छेद 300 क में है। जो पहले अनुच्छेद 31 में था, वर्तमान
वर्तमान में अनुच्छेद 300 क में है, वर्तमान में अनुच्छेद 300 क में है। आगे लिखो, अतः वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अतः वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अतः वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अतः वर्तमान के अंदर 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है भाई। अच्छा, आप लोग बताएंगे कौन कौन से अधिकार हैं? अधिकार 6, कोई बालक बताना चाहे 6 अधिकारों के नाम कुछ भी जो आपको याद हो। उल्टा उल्टा हो गया बताने के बाद भी। देखो इधर सुनो, कोई 5वें को पहले पे बोल रहा है, कोई पहले को 10वें पे बोल रहा है, ऐसे ही कर दिया उल्टा पुल्टा। इधर सुनो, कितने अधिकार हैं? 6। ठीक है, क्रम से देखो कैसे याद करेंगे। कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 और कितने हैं? 6। याद कैसे करने हैं? इधर देखो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये वाला सै लेना हमको। सबसे पहले क्या लेना है? इस सै को लेना है। इस सै को हिंदी में तो दंते सै बोला जाता है और इसको अपन सीधी भाषा में सुभाष चंद्र बोस वाला सै बोल देते हैं। तो पहले क्या ले लेना है? इस सै को ले लेना है। दूसरे वाले में इस सै को आधा कर देना है। 5वें वाले में वापस यही सै ले लेना है और 6वें वाले में भी वापस यही सै ले लेना है और इन दोनों पर एहसान लगा देना है। पहले में ये सै लिया, दूसरे में इसको आधा किया, 5वें में रिपीट यही सै, 6वें में रिपीट यही सै और दोनों में क्या कर दिया? बिंदी लगा दी, एहसान लगा दिया और बीच में शोध कर दो। शोध, बीच में क्या कर दो? शोध। शोध करना जानते हो ना, रिसर्च करना किसी बात पे, बीच में कर दो शोध। आपके क्रम से पूरे के पूरे 6 अधिकार याद हो जाएंगे। अब आप बता दोगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। पहला बताओ कौन सा है? समानता का अधिकार। पहला अधिकार हुआ हमारा समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार क्या हुआ? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार हुआ स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार हुआ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा अधिकार हुआ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 5वां अधिकार हुआ संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। और सबसे लास्ट में होता है उपचार। तो सबसे लास्ट वाला 6 वाला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल अधिकार कितने हैं वर्तमान में? 6। पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, 5वां संस्कृति व शिक्षा और 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो, सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चे के साथ अनुच्छेदों में। कहाँ कहाँ कौन से अनुच्छेद सेट करने यहाँ पर। देखो, ये तो हमको पता है कि अनुच्छेद जो हैं 12 से लेकर के 35 हैं। ना तो 12 से पहले का कोई अनुच्छेद है और ना 35 के बाद का कोई अनुच्छेद है। अब यहाँ पर अनुच्छेद देखो, ध्यान रखना कैसे सेट करने हैं। अनुच्छेद 12 में तो है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 13 में है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 में। ठीक है भाई। अब हमको देखो अनुच्छेद कैसे सेट करने हैं और कहाँ कैसे याद करने हैं। यहाँ पर देखो 6 हमारे पास टोटल अधिकार। उन 6 में पहले वाले को 5 अनुच्छेद देने हैं। कितने देने हैं? पहले वाले को 5 अनुच्छेद देने हैं। कितने देने हैं? 5 देने हैं। दूसरे वाले को 4 अनुच्छेद देने हैं। पहले को कितने देने हैं? 5। पहले को 5, दूसरे को देने हैं 4, बाकी सबको 2 4 2 4। देखो, पहले को 5, दूसरे को 4, बाकी सबको 2 4 2 4, बाकी सबको 2 4 2 4। देखो याद हो जाएंगे। पहले को 5,
दूसरे को 4, बाकी सबको 2 4 2 4, पहले को 5, दूसरे को 4, बाकी सबको 2 4 2 4। अब पहले को 5 देने हैं, तो मेरे मालिक ध्यान से सुनना, 12 और 13 को उधर काउंट नहीं करना है, उधर गिनती करनी है 14 से। वहां पे काउंटिंग कितने से करनी है? 14 से। 14 से 5 कितने होंगे? 14 से 5 14 से 5 होंगे 18, 14 और 5 19 होंगे। 14 से 5 का मतलब है, देखो 14 15 16 17 और 18, यानी पहला वाला जो अधिकार है उसमें जो अनुच्छेद दिए जाएंगे वो 14 से लेकर के 18 तक दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे भाई? 14 से लेकर के 18 तक के अनुच्छेद। पहले को दे दिए 5, और 5 कौन से? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18। दूसरे को कितने देने हैं? 4, तो 4 18 तक दे चुके, तो काउंटिंग 19 से शुरू करेंगे, 19 से लेकर के 22 तक, 19 20 21 और 22, 4 दे दिए। अगले को देने 2, तो काउंटिंग करेंगे 23 से, 23 और 24। अगले को देने 4, तो गिनती करेंगे 25 से, तो 25 26 27 और 28, यानी 25 से लेकर 28। अगले को देने 2, तो गिनती करेंगे 29 और 30। अगले को देने 4। अब काउंटिंग होनी तो 31 से थी, बट 31 में तो रिमूव कर दिया संपत्ति के अधिकार को, तो हम गिनती कहां से करेंगे? 32 से। 32 33 34 और 35, यानी 32 से लेकर के 35 तक के इस सारणी को उतार लो। एक ही कराऊंगा सारे भी, ऐसे थोड़ी कि यहीं छोड़ देंगे, एक एक को पढ़ेंगे भी सही अपन भाई, सारे पढ़ेंगे अपन, एक एक अनुच्छेद को पढ़ते हुए चलेंगे आगे ना, चिंता नहीं करो। आप तो उतारो एक बार इसको,
एक एक अधिकार को और एक एक अनुच्छेद की चर्चा करेंगे विस्तार से, एक एक बिंदु को समझाते हुए चलूंगा, चिंता नहीं करो। उतार ली सारणी को, ठीक है। उतारने के बाद पहला अधिकार डालेंगे हम, समानता का अधिकार। पहला अधिकार क्या डालेंगे? समानता का अधिकार। देखिएगा, एक एक अधिकार की चर्चा, एक एक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। समानता का मतलब है ऐसा अधिकार होगा जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को समान समझा गया होगा। किन किन बातों में हमको समानता दी गई है उसकी चर्चा करते हैं। देखो, अनुच्छेद कितने देने हैं इसको? 5। पहले को याद कराया ना, पहले को कितने अनुच्छेद देने हैं? 5। गिनती कहाँ से करनी है? 14 से। यहाँ जो लिख रहा हूँ सब अनुच्छेद है भाई, बार बार अनुच्छेद नहीं लिखूंगा मैं। 14 देना है, फिर इसको देना है 15 देना है, इसको कौन सा देना है अगला? इसको 16 देना है, इसको अगला 17 देना है, और इसी को अगला 18। ये 5 अनुच्छेद जो हैं वो समानता के हैं। हमने कहा सबसे पहले हमें विधि या कानून के समक्ष समानता, विधि या कानून के समक्ष समानता। सबसे पहले किसके समक्ष समानता दी गई? विधि या कानून। कानून प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है, विधि हर व्यक्ति के लिए कानून में क्या दी गई है? समानता। जो कानून आपके लिए हैं वही कानून मेरे लिए हैं, जो कानून हमारे लिए हैं वही कानून देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए हैं, वही कानून मुख्यमंत्री के लिए हैं। और कानून के समक्ष समानता वह कानून का या विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, यानी कि कानून का संरक्षण भी क्या है? सम्मान है। कानून सबको सम्मान संरक्षण प्रदान करता है। जितनी रक्षा, जितना सम्मान आपका करता है कानून, उतना ही मेरा करता है, उतना ही अन्य किसी व्यक्ति का करता है। तो कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता और विधि का सम्मान संरक्षण, ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 के अंदर लिखा गया है। अनुच्छेद 15 में आओ। अनुच्छेद 15 में कहा गया है जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान में समानता, वह जन्म स्थान में समानता। यानी अनुच्छेद 15 के तहत प्रत्येक जाति कानून की नज़र में समान है। संविधान की नज़र में कोई जाति ऊंची, कोई छोटी, कोई टेढ़ी, कोई मेढ़ी, कोई बड़ी, कोई दाईं, कोई बाईं नहीं है। संविधान की नज़र में सारी जातियां क्या हैं? समान हैं। संविधान की नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने धर्म हैं सब धर्म समान हैं। सारे लिंग, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे कोई से भी लिंग हो, सबको क्या माना गया है? सम्मान माना गया है। और पुरुष को संविधान में क्या माना गया है? बराबर का दर्जा दिया गया है। समान का मतलब जन्म स्थान, जन्म स्थान में प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में पैदा हो गया हो, चाहे वो तमिलनाडु में पैदा हो गया हो, चाहे वो व्यक्ति गुजरात में पैदा हुआ हो, चाहे वो व्यक्ति मिजोरम में पैदा हुआ हो। कानून की नज़र में जन्म स्थान में प्रत्येक व्यक्ति समान है। विष्णु पुराण में कहा गया है समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, इनके बीच में जो लोग निवास करते हैं वे भारत माँ के यानी भारतीय के संतान हैं और वे सब भारतीय हैं। तो समुद्र के दक्षिण, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, इनके बीच में जो लोग निवास करते हैं वो सब क्या हैं? भारतीय। हम सब लोग जो हैं जन्म स्थान में समान हैं। चाहे वो राजस्थान में जन्म ले लिया हो, चाहे उस व्यक्ति ने एमपी में जन्म ले लिया हो, सबकी एक ही पहचान है, हम सब भारतीय हैं। क्या हैं? हम सब भारतीय। और जन्म स्थान में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका एक छोटा सा अपवाद भी है। अपवाद है इसका 15(3) और 15(3) में कहा है स्त्री व बच्चों को विशेष आरक्षण, स्त्री व बच्चों को विशेष आरक्षण। इसका एक अपवाद है, स्त्री और बच्चों को विशेष क्या दिया गया है? उनको विशेष आरक्षण दिया गया है। ऊपर हमने कहा लिंग सारे बराबर हैं और इधर हमने स्त्रियों के लिए अलग से प्रावधान कर दिए, विशेष उपबंध किए गए हैं, विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 16 कह रहा है लोक नियोजन। लोक नियोजन जानते हो क्या? नौकरियां,
लोक नियोजन कहते हैं नौकरियों को, नौकरियों में समानता या लोक नियोजन में समानता। प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी का समान अवसर मिलेगा, नौकरियां सबके लिए बराबर होंगी, नौकरियों में सब समान होंगे, लोक नियोजन के अवसर सबको बराबर मिलेंगे। लेकिन इसका भी एक छोटा सा अपवाद है, और वो अपवाद है 16(4), और उसमें लिख रखा है सरकारी नौकरी में आरक्षण। 16(4) में लिख रखा है सरकारी नौकरी में आरक्षण। ऊपर हमने अनुच्छेद 16 में लिखा नौकरियां सबके लिए समान हैं, सबके लिए बराबर हैं, बट इसी का एक अपवाद लिख दिया 16(4) में, जो सरकारी नौकरी होंगी उनमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में आओ 17 पे। 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता जानते हो क्या? छुआछूत, यानी कि 17 के अंदर छुआछूत का अंत किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी कम्युनिटी के, दूसरे समुदाय के व्यक्ति के साथ यदि कोई छुआछूत का व्यवहार करता है तो ये दंडनीय अपराध है। संविधान की नज़र में सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। अस्पृश्यता का या छुआछूत का अनुच्छेद 17 में अंत किया गया है। इसके बाद में 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। 18 के अंदर उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत का मतलब है, हम लोग इतिहास को पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने देखा फला राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली, उसने सवाई की, उसने राणा की, उसने महाराणा की, उसने भोज की, उसने विराट की, उसने एकराट की, बादशाह की, गाजी की, पातशाह की, अनेकों उपाधियां समाज में धारण की गई। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं धारण कर सकता है, केवल किसको छोड़कर? केवल सेना व शिक्षा को छोड़कर। केवल सेना व शिक्षा को छोड़ दो, सेना व शिक्षा को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं धारण की जाएगी। और इसी अनुच्छेद 18 में एक उपबंध भी किया गया कि भारत रत्न, जैसे देखिएगा भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण जितने भी हैं इन्हें पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया, पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया है, इन्हें पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है तो ये उसकी उपाधि नहीं है, ये उसको इनाम स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप दिया गया है। भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सारे के सारे पुरस्कार हैं, न कि कोई उपाधि है। केवल सेना शिक्षा को छोड़ के बाकी सभी उपाधियों का अंत किया गया है। उतारने का काम करें एक बार।
उतार लिया। चलो दूसरे अधिकार पे आते हैं। दूसरा अधिकार क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे अधिकार पे आ जाएंगे और दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब आजादी होता है क्या भाई? स्वतंत्रता का मतलब हो गया आजादी। हमको क्या क्या आजादी संविधान द्वारा दी गई है देखिएगा। दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। पहले को 5 अनुच्छेद देने थे और दूसरे को देने थे 4, यानी इसको कितने अनुच्छेद देंगे हम लोग? 4 अनुच्छेद देंगे। 18 तक हम लोग दे चुके हैं, तो कहाँ से देना शुरू करेंगे? 19 देंगे, फिर हम लोग 20 देंगे, फिर हम लोग 21 देंगे और उसके बाद इसको अनुच्छेद देंगे 22, यानी 19 से लेकर के 22। देखिएगा अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें पहली स्वतंत्रता है वाद या अभिव्यक्ति की आज़ादी। वाद या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या आज़ादी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी संविधान के अनुरूप, कानून के अनुरूप अपनी बात रखने का अधिकार है, यानी मुझे बोलने का अधिकार है। लेकिन इसमें भी व्यक्ति बाधित किया गया है, बाउंडेड किया गया है। बोलने का अधिकार दिया गया है लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकता। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कुछ भी बोलने लग जाए, कि व्यक्ति पाकिस्तान के नारे लगाने लग जाए या किसी को गाली गलौज करने लग जाए। बोलने का अधिकार है, लेकिन ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है कि हमारे बोलने से दूसरे व्यक्ति की मानहानि हो, या हमारे बोलने से देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंचे, या हमारे बोलने से न्यायालय का अपमान हो। ऐसा नहीं बोल सकते हैं। और इसी के अंदर ध्यान दीजिएगा, इस वाद या अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंदर ही, इसी के अंदर ही प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। इसी के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है और इसी के अंदर मीडिया या समाचार पत्रों का उल्लेख है। मीडिया या समाचार पत्रों का उल्लेख है। कोई भी किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करना है, विज्ञापन देना है, कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट डालनी है, सब 19(1) में आते हैं। और इसी के अंदर नोटा का प्रयोग है। इसी के अंदर नोटा के प्रयोग के बारे में भी बताया। नोटा का प्रयोग मतलब किसी भी व्यक्ति को यदि वोट नहीं डालना है तो नोटा को वोट डाल दिया जाए। उसका भी उल्लेख कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 19(1) के अंदर किया गया है। दूसरी इसके अंदर आज़ादी है सभा करने की आज़ादी। दूसरी आज़ादी है सभा करने की आज़ादी। प्रत्येक व्यक्ति को सभा करने की आज़ादी दी गई है, लेकिन ऐसी आज़ादी नहीं है कि पहले से किसी दूसरे की सभा प्रस्तावित है तो उस सभा को बाधित कर दिया जाए। यानी कि सभा कर सकते हैं पर दूसरे की प्रस्तावित सभा को बाधित नहीं कर सकते। इसके बाद में तीसरी इसके अंदर आज़ादी है संघ या संगठन बनाने की आज़ादी। संघ या संगठन बनाने की आज़ादी। बनाने की आज़ादी। प्रत्येक व्यक्ति को संघ या संगठन बनाने की आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का संघ या संगठन बना सकता है, लेकिन वहाँ पर भी बाधित है। जैसे हमने एक संघ बनाया तक्षशिला क्लासेज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। ये हम संघ बना सकते थे, हमको आज़ादी थी, हमने बनाया। हम हमारे संघ का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं आपको कि बहुत न्यूनतम फीस में आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा आपका सिलेबस करवाया जाएगा, 10 क्वेश्चन रोज़ के दिए जाएंगे, वीकली टेस्ट लिया जाएगा, आपको महत्वपूर्ण नोट्स दिए जाएंगे, फीस कम रखेंगे, विषय के विशेषज्ञ अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाएगा। लेकिन क्या हम किसी दूसरे संस्थान वाले की, दूसरे कोचिंग वाले की बुराई कर सकते हैं? नहीं। हम हमारा प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हमारी बड़ाई कर सकते हैं, पर दूसरे की अवहेलना बुराई करने का हमको अधिकार नहीं है। हम हमारा संघ बना सकते हैं, दूसरे संघ की अवहेलना नहीं कर सकते। चौथी आज़ादी इसके अंदर है भ्रमण या संचरण या घूमने की आज़ादी। भ्रमण या संचरण या घूमने की आज़ादी। इसके अंदर अगली आज़ादी है भ्रमण या संचरण या घूमने की।
कोई भी व्यक्ति देश का कहीं पर भी घूम फिर के आ सकता है, कहीं पर भी घूम फिर के आ सकता है। अब सही है, बहुत तेज आ रही है, परेशान हो रहे हो? अब सही है क्या? ठीक है, आगे देखो। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी घूम फिर के आ सकता है, देश के किसी भी हिस्से में वो जाना चाहे वहीं पर भी घूम फिर के आ सकता है, लेकिन जहां घूमने जाएगा वहां के स्थानीय नागरिकों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या देश की कोई ऐतिहासिक धरोहर है, कोई ऐसी विरासत है, नदी है, झील है, झरना है, कोई वनस्पति है, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आप लोग चित्तौड़गढ़ी घूमने चले गए और चित्तौड़ के किले में महाराणा प्रताप की तलवार रखी है, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो लेके जाऊंगा, मेरे को तो घूमने की आजादी है, और ले जाने नहीं दोगे तो तोड़ के तो पक्का जाऊंगा, कह सकते हो क्या? हम उसको, ऐतिहासिक चीज है वो, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोई पेड़ है, कोई पौधा है, कोई वनस्पति है, कोई नदी है, कोई झील है, कोई झरना है, कोई बावड़ी है, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और जहां घूमने जाएंगे वहां के स्थानीय नागरिकों को भी हमसे किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। बाकी हम सीधे सीधे तौर पर घूम फिर के आ सकते हैं। कई जगह तो ऐसी भी होती है घूमने फिरने की जहां पर फोटो लेना भी वर्जित किया होता है। जैसे सामोद बालाजी के ही चले जाओ, वहां पर आप फोटो नहीं खींच सकते हो। अब आप कह दो कि घूमने की आजादी है, आपको घूमने की आजादी है, बालाजी के दर्शन करने की आजादी है, लेकिन फोटो खींचने की आजादी नहीं, वहां पर आपको बाधित किया गया है। इसके बाद में अगली आजादी है निवास या ठहरने की आजादी, निवास या बसने की आजादी, निवास या बसने की आजादी। आप जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर देश के किसी भी हिस्से में स्थायी निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी आप जाकर के बस सकते हैं। और छठवीं आजादी है कारोबार या व्यापार की आजादी, कारोबार या व्यापार की आजादी। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कारोबार कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, हर आदमी को कोई ना कोई काम करना होगा, कोई भी कारोबार कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है। लेकिन किसी भी कारोबार से, किसी भी व्यापार से, हमारे व्यापार करने से दूसरे लोगों की मानहानि नहीं होनी चाहिए, हमारे व्यापार करने से दूसरे लोग परेशान नहीं होने चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, मान लीजिएगा मैंने दारू की पर्ची भर दी, दारू के ठेके की पर्ची भर दी और वो पर्ची मेरे नाम निकल के आ गई, तो ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि तक्षशिला क्लासेज के बाहर ही दारू का ठेका खोलूंगा। खोल सकता हूं क्या? नहीं खोल सकता भाई, ऐसी जगह नहीं खोल। मैं कहूं मुझे तो व्यापार करने की आज़ादी है, संविधान ने मेरे को तो व्यापार करने की आज़ादी दी है और गवर्नमेंट ने मेरे को दारू बेचने के लिए लाइसेंस दिया है, लेकिन मैं ऐसी जगह नहीं खोल सकता जहां पर कोई विद्यालय हो, कोचिंग हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई ऐसा कोई पार्क हो, कॉलोनी हो, या जहां पर आबादी क्षेत्र हो, वहां पर ऐसा व्यापार नहीं कर सकते। या कोई धार्मिक स्थल हो, ऐसी जगह नहीं करने की हमको आज़ादी नहीं दी गई है। अगले में आ जाऊँ, अगला कह रहा अनुच्छेद 20 कह रहा है दोष सिद्धि संरक्षण, 20 कह रहा है दोष सिद्धि संरक्षण। अनुच्छेद 20 के अंदर बताया गया है दोष सिद्ध करने को लेकर, दोष सिद्धि संरक्षण। इसके अंदर कुछ प्रावधान इसके अंदर शामिल किए गए हैं। जैसे पहला प्रावधान है, एक प्रावधान है दंड, 20 में ही दूसरी बात में दूसरा भी लिखा हुआ है दंड। तीसरा प्रावधान है गवाही। चौथा प्रावधान है नार्को टेस्ट, चौथा प्रावधान है नार्को टेस्ट। पांचवा प्रावधान है एफएसएल रिपोर्ट, अगला प्रावधान है एफएसएल रिपोर्ट। और छठवां प्रावधान है डीएनए की जांच, अगला प्रावधान है डीएनए की जांच। दो सिद्धि संरक्षण के अंदर कुछ हमको ऐसे प्रावधान दिए गए हैं। एक बार आप यहां तक का उतारो, फिर एक एक बिंदु को मैं विस्तार पूर्वक हमको समझाता हूं। यहां तक के उतारो 19 और 20, फिर एक एक बिंदु को विस्तार पूर्वक समझते हुए आगे बढ़ेंगे।
डालिए भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तक्षशिला क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोज़ यदि आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें और हमारे वीडियोज़ को शेयर करें उन ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जो बच्चे दूरस्थ क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में रहते हैं और सरकारी नौकरी लगने का सपना देखते हैं। आपका एक शेयर उन बच्चों के सपने को पूरा कर सकता है। अगले वीडियो के लिए जय हिंद, नमस्कार मित्रों।